नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कहानी लेकर हाजिर हूँ। साथियों, आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वह बहुत ही जबरदस्त और कमाल की है। पिछले काफी समय से मेरे पास यह रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमारे लिए एक लव हॉरर स्टोरी लेकर आओ। तो आज एक ऐसी ही जबरदस्त स्टोरी है जिसके अंदर आपको प्रेम, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर और कॉमेडी इन सब का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साथियों, आज की कहानी यूपी में कानपुर के रहने वाले कार्तिक की है। कार्तिक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है और एक बार उसे अपनी कंपनी के काम की वजह से उत्तराखंड के रानीगढ़ में जाना पड़ा। अब कार्तिक एक जवान लड़का है और अभी तक कुंवारा है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों से दोस्ती करने के ख्वाब उसके मन में भी चलते हैं। कार्तिक काफी मनमौजी लड़का है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, हर चीज में कॉमेडी ढूंढ ही लेता है। जब वह पहली बार उत्तराखंड में पहुंचता है तो उसे बस के अंदर ही एक लड़की दिखाई देती है जिसे वह पहली बार देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस लड़की को वह देख रहा है वह उसके साथ होने वाला एक बहुत बड़ा छलावा है जिसके अंदर वह फंसता जा रहा है। कार्तिक ऑफिस के काम में लगने के बाद भी बस में मिली उस लड़की के ख्वाबों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था और उसके पीछे जाते जाते वह एक ऐसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहां पर उसके सामने एक इतनी बड़ी सच्चाई खुलती है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो चलिए अब पूरी कहानी हम कार्तिक के पर्सपेक्टिव से ही जानते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टोरीज तो अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कई साथी ऐसे भी हैं जो स्टोरीज तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे दिल की गहराइयों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला और मजबूत हो सके और आपका मेरे साथ दिल का रिश्ता बन सके। और हाँ, जो लोग पहली बार कहानी सुनने के लिए आए हैं वे जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएं और यह भी बताएं कि वे कितने सालों से स्टोरी सुन रहे हैं। तो चलिए अब आगे की स्टोरी कार्तिक के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कार्तिक। जब मैं बस में बैठकर रानीगढ़ जा रहा था तो वह मुझे नारेला की पहाड़ियों में उस बस में मिली। खाली पड़ी बस में कुछ इक्का दुक्का लोग ही होंगे। शाम का वक्त था, बस घुमावदार रोड पर लहराती हुई चल रही थी। बाहर सूरज डूब रहा था और यहाँ बस के अंदर मैं उसके इश्क में डूब रहा था। वह बेपरवाह सी कुछ सोचती हुई बैठी थी, कहीं खोई हुई। उसकी उदास सी आंखें न जाने क्या राज लेकर बैठी थीं। मैं एकटक उसे देखे जा रहा था। देखने में वह पहाड़ी नहीं लग रही थी। सच बताऊं तो मैं उसकी खूबसूरती में एकदम खो गया था। अचानक से वह मेरी ओर पलटी और मैं सकपका गया। मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और फिर उसने आंखों में उदासी भर ली, जैसे किसी मजबूरी की वजह से मुस्कुरा नहीं पा रही हो। फिर कुछ देर तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज डूब चुका था और बस में भी अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक से बस झटका खाकर रुकी। वह उठी और एक नजर मेरी तरफ मारते हुए तेजी से बस से उतर गई। वहां कोई बस स्टैंड भी नहीं था और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। फिर भी बीच में बस क्यों रुकी, यह सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा था। तभी कंडक्टर बोला, कितनी बार बोला है बस सही करा लो, रोज अटक कर रुक जाती है। ड्राइवर ने कहा, बस तो सही है पर यहाँ ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ आकर अटक जाती है। पुरानी बस है ना तो लौट नहीं ले पाती। फिर वह हंसा। कंडक्टर ने घुड़की देते हुए कहा, कभी कभी तो हमें यह भूत प्रेत का चक्कर लगता है, ससुरी इसी जगह आकर अटक जाती है। ड्राइवर ने कहा, अच्छा, कम बातें बनाओ, शाम का टाइम है, लाइट जला लो और ऊपर वाले का नाम ले लो, वरना भूत भूत करोगे तो सच में आकर चिपट जाएगा। बस चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। मेरी नजर उस लड़की पर थी पर कान उन दोनों की बातों पर। धीरे धीरे वह मेरी नजरों से ओझल होती जा रही थी और मैं उसे देखे ही जा रहा था। फिर अचानक से वह पलटी, मेरी तरफ देखा और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मैं अपनी सीट छोड़कर आगे की सीट पर आकर बैठ गया और कंडक्टर से बात करने लगा। मैंने कहा, और कितना टाइम लगेगा? कंडक्टर ने जवाब दिया, बस पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा, अभी कौन सी जगह थी जहां थोड़ी देर पहले बस रुकी थी? कंडक्टर ने कहा, बस तो सीधे बस स्टैंड से चलकर बस स्टैंड पर ही रुकती है। मैंने याद दिलाते हुए कहा, अरे अभी 5 मिनट पहले जब वह लड़की उतरी थी। कंडक्टर ने चौंकते हुए कहा, कौन सी लड़की? हमने कोई बस नहीं रोकी, वह तो बस वहां जाकर अपने आप अटक जाती है, ऊंचाई पर लौट नहीं ले पाती। वहां तो हमसे कोई कहे तो भी बस ना रोके, वहां पास ही कब्रिस्तान का रास्ता जो है। वैसे तुमने कौन सी लड़की देख ली भैया? शाम को ही लगा ली क्या? यह कहकर दोनों ढक्कन मारकर अजीब सी हंसी हंसने लगे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मुझे लग रहा था कि दोनों मस्ती के मूड में हैं
और मुझसे मस्करी कर रहे हैं। मैं बस स्टैंड पर उतरा और रिक्शा करके होटल की ओर चल दिया। एक तरफ तो मेरे मन में उस लड़की की प्यारी सूरत आंखों में घूम रही थी, दूसरी ओर उन दोनों की बात दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज्यादा जरूरी समझा और उसकी मीठी मीठी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद मैं होटल पहुंच गया। तभी उस रिक्शे वाले की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। सर सर कहाँ खो गए सर? सच बताऊं तो उतने समय में मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ एक रोमांटिक डांस तो कर ही चुका था। अब क्या करूं, मैं भी तो इंसान ही हूं ना। कुछ सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। रिक्शे वाला मुझे देखकर ऐसा चकित हो रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। खैर, मुझे उससे क्या करना, मुझे तो बस उससे ही मतलब था जिसे देखने के बाद आज मुझे ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही थी, जिसे मैं मन ही मन अपना मान चुका था। उसका अता पता तक नहीं था कि वह कौन थी। ऊपर की जेब में पहले से पड़े हुए रुपयों से मैंने रिक्शे का किराया चुकाया और बाकी के पैसे उसे रखने को कहा। फिर मैं होटल की ओर चल दिया। मैंने अपने होटल रूम में शिफ्ट किया। मुझे काफी थकान हो गई थी तो मैंने नहाने का फैसला किया। हालांकि थोड़ी ठंड थी पर मैं नहाने चला गया। नहाते वक्त भी बस मुझे बार बार उसका ही ख्याल आ रहा था और आंखों के सामने उसकी उदास आंखें बार बार दस्तक दे रही थीं। पता नहीं क्या था उसकी आंखों में, न जाने क्या कहना चाहती थीं। नहाकर सोचा क्यों न चाय पी ली जाए। कमरे में चाय पीने की जगह मैंने रेस्तरां जाना ज्यादा सही समझा। मैं थोड़ा मिलनसार आदमी हूं और लोगों से बातचीत करने में यकीन रखता हूं। नई जगह, नए लोग और नया माहौल मुझे बहुत पसंद है। इन सब में आपको यह तो बताना भूल ही गया कि मैं यहाँ कंपनी के एक प्रोजेक्ट की वजह से आया हुआ था और अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ लंबे समय तक रुकने के निर्देश थे। खैर, मैं नीचे रेस्तरां में पहुंच गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। रेस्तरां में ज्यादा भीड़ नहीं थी तो मैं वहां फ्री बैठे वेटर से मूड मारने लग गया। बातों बातों में उसने बताया कि बस स्टैंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। रिक्शे वाला अपना बिल बनाने के लिए ही आपको घुमा कर लाया था। मैंने मन ही मन उस रिक्शे वाले को गाली दी, पर फिर सोचा कि चलो अच्छा है, उसकी वजह से ही मैं सपने में ही सही अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस तो कर पाया। थोड़ा पॉजिटिव सोच का इंसान हूं मैं, हर चीज में अच्छाई ढूंढने लगता हूं। चाय का बिल पे करने के लिए मैंने पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी आज के उस युवा की हो जाती है जो रात को तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोया होता है और सुबह आंख खुलने पर मोबाइल अपनी जगह पर नहीं मिलता। खैर, मेरा पर्स मुझे छोड़कर जा चुका था। उसमें सब जरूरी चीजें थीं, मेरा आधार कार्ड, मेरे एटीएम और कुछ कागज। मैंने जेब में पड़े खुले पैसों से चाय का बिल चुकाया। मेरे लिए पर्स का मिलना बहुत जरूरी था। मैं होटल के अंदर जिस रास्ते से आया था उस पर नजर मारते हुए वापस रूम तक जा पहुंचा, पर सब जगह देखने पर भी वहां पर्स नहीं मिला। पर्स इस कदर नाराज था जैसे कोई रूठी हुई प्रेमिका नाराज होकर साथ छोड़ देती है। जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब संभावना थी कि या तो वह रिक्शे में गिरा हो या उस बस में। रिक्शे में मिलना तो नामुमकिन ही था। सोचा बस में ही देख लिया जाए, किस्मत से मिल जाए। बाहर निकलकर देखा तो इक्का दुक्का रिक्शे खड़े थे। पता नहीं इतनी जल्दी होने के बावजूद मैंने पैदल जाना सही समझा। शायद मैं वहां के रास्तों से वाकिफ होना चाहता था। वहां किसी से रास्ता पूछकर मैं रास्ते पर नजर डालता हुआ बस स्टैंड की ओर जाने लगा। बस स्टैंड पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। मैंने उस रिक्शे वाले को मन ही मन शुक्रिया कहा जिसकी वजह से मैं रोमांटिक डांस कर सका। कोई और रिक्शे वाला होता तो 5 मिनट में लाकर रख देता, पर उस नेक इंसान ने मुझे बस स्टैंड से होटल पहुंचाने में पूरे 20 मिनट लगाए। ऐसे ही भले लोगों पर तो यह पृथ्वी टिकी हुई है। खैर, बस स्टैंड ज्यादा बड़ा नहीं था और भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं थी। आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा था और बसें लाइन से लगी हुई थीं। मैं अपनी बस को ढूंढने लगा। ऊपर वाले का शुक्रिया कि बस मिल गई। बस के गेट के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, सो रहा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुल गई। उसने मेरी ओर देखा और देखकर फिर से सो गया, जैसे मेरे आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा हो। मैंने दरवाजा खोला तो वह पहले से खुला हुआ था। मोबाइल की लाइट जलाई और अंदर जाकर देखने लगा। वहां उसी सीट के नीचे मेरा पर्स पड़ा हुआ था। जब मैंने सीट बदली थी शायद तभी गिर गया होगा। मैंने तुरंत उसे उठा लिया। सब कुछ सुरक्षित था। मेरे मुंह से निकला थैंक्स गॉड, और मैंने बस वालों को भी मन ही मन थैंक्स कर दिया कि उन्होंने बस की सफाई नहीं की थी। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि पता नहीं कहां से उस सीट को एक बार निहारने का ख्याल आ गया। दिल तो पागल है ना। मैंने उस सीट पर लाइट मारी तो मुझे वहां कुछ पड़ा हुआ नजर आया। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा तो एक रूमाल नजर आया।
मैंने तुरंत उसे उठा लिया। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस वक्त मैं खुद को किसी कहानी का जासूस समझ रहा था, जिसके हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया हो। बस से बाहर निकल कर आया तो वह कुत्ता, जिसे अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, अब मुझ पर भौंकने लगा और बार बार भौंक रहा था। मैंने सोचा, अजीब कुत्ता है, जब रोकना था तब रोका नहीं, और अब ऐसे भौंक रहा है जैसे चोरी के बाद अपना हिस्सा मांग रहा हो। वह भौंकते भौंकते मुझे मेन गेट तक छोड़ने आया। खैर, वहां से निकलकर मैं वापस अपने होटल रूम में आ गया और वहीं रूम में खाना मंगा लिया। यात्रा की थकान हो गई थी तो मैं गहरी नींद में सो गया। रात के वक्त नींद में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया और आकर चला गया। गहरी नींद में था तो मुझे लगा शायद कोई सपना देखा है। हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर सुबह उठकर देखा तो मैं होटल में था, तो कोई कैसे अंदर आ सकता है। थकान भरी गहरी नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहा धोकर तैयार हुआ तो रात वाले रूमाल का ख्याल आ गया। रात में टेबल पर ही तो रखा था। यहाँ वहां कपड़ों में, तकिए के नीचे, सब जगह खोज मारा पर कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो गया। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी कहीं खो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। एक रूमाल संभाल कर नहीं रख सकता, मोहब्बत क्या खाक करूंगा। उस होटल में 3 रूम पर एक वेटर यानी केयर टेकर लगा हुआ था। मैंने रिसेप्शन पर कॉल करके उसे ऊपर बुलाया और पूछा, कोई मेरे रूम में आया था क्या? उसने कहा, सर, रूम अंदर से लॉक रहता है, ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता। उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? कुछ सामान चोरी हुआ क्या? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। वह रात के खाने की प्लेट्स उठाने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कोयलों पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित होकर बोला, साहब, ये आपने रखे हैं यहाँ? मैंने देखा तो वहां कुछ कोयले पड़े हुए थे। आश्चर्य की बात है, रूमाल देखने की जल्दबाजी में मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी। टेबल पर कोयले बिखरे पड़े थे, जैसे अधजले हों। वह वेटर उनको देखकर सकपका गया और सिर्फ प्लेट लेकर चला गया। मुझे वेटर का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उससे भी अजीब यह लगा कि यह कोयले मेरे रूम में कहाँ से आ गए, और उससे भी अजीब, जब रूम अंदर से बंद था तो रूमाल कहाँ गायब हो गया। सब सामान सही रखा हुआ था तो सिर्फ क्या, कोई रूमाल लेने क्यों आएगा? मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था। मुझे स्टाफ पर ही शक हो रहा था कि कोई मुझे नींद में समझ कर आया है और जल्दबाजी में कुछ हाथ नहीं लगा तो रूमाल ही ले गया। मेरी एक गंदी आदत थी कि किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो उसे सुलझाकर ही दम लेता हूं। मैं होटल के रेस्तरां में गया तो वह वेटर भी वहां सर्व कर रहा था। मैंने उसे इशारे से बुलाया। वह आया और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने पूछा, तूने वह कोयले क्यों नहीं उठा कर लाए? वह सकपका गया और बोला, मैं बोलता हूँ किसी को, वह उठा लेगा। मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा, तूने क्यों नहीं उठाए? और तू घबरा क्यों गया था? बोल, तू ही आया था ना रात को रूम में? वह बोला, नहीं साहब, आपके कमरे में रात को कोई चुड़ैल आई थी। हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास आ गया हो जिसे वह लेने आई हो। आपकी किस्मत अच्छी है साहब, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता कि रात को मेरे कमरे में चुड़ैल आई थी? वह आंखें गोल करके बोला, यहां बच्चा बच्चा जानता है साहब, चुड़ैल जहां जाती है वहां अपनी निशानी छोड़ जाती है। वह जले हुए कोयले उसकी निशानी है। आपके रूम से क्या गया है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे उसकी फुटेज दिखा, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत करता हूं। यह सुनकर वह घबरा गया और इस बात के लिए राजी हो गया। साहब, मेरी शिकायत मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वह मुझे सीसीटीवी के मॉनिटर रूम में ले गया। वहां मौजूद आदमी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी फुटेज में कहीं कुछ मेरे मतलब का नहीं था, सिवाय एक दृश्य के। वह कैमरा मेरे रूम को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला और कुछ मिनट बाद बंद हो गया। ना ही कोई अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। मेरे लिए यह अजीब अनुभव था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उस दृश्य को दोबारा देखना चाहा और उसको झूम करके देखा तो मुझे कुछ नजर आया। मैंने और झूम किया तो पिक्सल फटने लगे, पर जो नजर आया वह किसी जीत से कम नहीं था। वह किसी की परछाई थी, शायद किसी लड़की की। अगर मेन कैमरा झूम नहीं करता तो शायद मैं वह नहीं देख पाता। मुझे कुछ दिख गया था। मैंने यह बात उस वेटर और ऑपरेटर को नहीं बताई। एक बात तो पता चल गई थी कि कोई मेरे रूम में आया था, और पक्का का पक्का वह कोई लड़का नहीं था, शायद वह कोई लड़की थी। फिर मैंने अपनी हाथ घड़ी पर नजर डाली तो समय देखकर मुझे ध्यान आया कि जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ उसका तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं। बाहर से रिक्शा पकड़कर मैं कंपनी के ऑफिस चला गया। वहां दिन भर मीटिंग्स का दौर चला।
पर मेरा सारा ध्यान कल रात की उस घटना पर ही था। ऑफिस से शाम 4 बजे फ्री हो गया और वापस जाने लगा। दिमाग सारी कड़ियों को जोड़ने में लगा था। अगर वह रूमाल उसका था तो वह रात में लेने क्यों आई? उसे पता कैसे चला कि रूमाल मेरे पास है? ऐसा क्या था उस रूमाल में? इस पूरे झमेले में दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। करीब 15 मिनट बाद मैं होटल पहुंच गया। रूम में पहुंचा और चाय का ऑर्डर दिया। वह कोयले अभी भी वहीं पड़े हुए थे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उन्हें अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। चाय पीकर दिन भर की थकान मिटाई। समय देखा तो शाम के 5 बज गए थे। दिमाग में आया थोड़ी ताज़ी ठंडी हवा खाई जाए। सूरज डूबने लगा था। मैं होटल के बाहर आया और किसी से कब्रिस्तान का रास्ता पूछकर पैदल ही निकल लिया। आसपास का पहाड़ी रास्ता मनमोहक लग रहा था। पता नहीं पहाड़ों से मुझे क्या लगाव है। जब भी मौका मिलता है खींचा चला आता हूँ। कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि पिछले जन्म में कहीं मैं भी किसी पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ था। टहलते टहलते वहां कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। वहां रोड के किनारे खड़ा हो गया। चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़ मन को सुकून दे रहे थे। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, कब्रिस्तान इधर। बोर्ड से जरा सा आगे चलकर कब्रिस्तान बना हुआ था। इतना दूर था कि आप आंखों से देख सकें। पता नहीं क्या सूझा, मैंने जेब में हाथ डालकर उन कोयलों को मन ही मन याद किया। अंधेरा हो गया था, पर पास ही लगे पोल पर लगे बल्ब से हल्की सी रोशनी हो रही थी। मैं वहीं पास के एक पत्थर पर बैठ गया। तभी अचानक क्या देखता हूं कि रोड के सामने से कोई साया मेरी ओर ही चला आ रहा था और मेरे से थोड़ी दूर सामने आकर रुक गया। इतना दूर कि अंधेरे के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं हीरो बनकर कब्रिस्तान आ तो गया, अगर बाय चांस कोई भूत प्रेत पीछे से आ गया तो क्या होगा? यह अच्छा था कि वह साया सामने से आ रहा था। वह साया मेरे इतने नजदीक आ गया कि मैं उसे देख सकता था। मैं उसकी तरफ बस देखता रह गया। वह मेरे सामने खड़ी थी, मेरे सपनों की सुंदरी। मुझे एकटक निहारता देख उसने मुझे टोका, आप यहां क्या कर रहे हैं? मेरी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई थी, पर खुशी इस बात की थी कि उसने मुझे पहचान लिया था। जी, वो, मैं बस ऐसे ही। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने मेरी ओर देखकर कहा, बस ऐसे ही? इस समय तो यहां कोई नहीं आता। मैंने सोचा डायरेक्ट बात कर लेना ज्यादा अच्छा है। मैंने आत्मविश्वास से कहा, जी वो, मैं आपकी तलाश में यहां आया था। उसने आश्चर्य से कहा, मेरी तलाश में? क्यों? मैंने शर्माते हुए कहा, आप बुरा ना माने तो कह दूं? और उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैंने कहना शुरू कर दिया, वो ना, उस दिन से, जब से आपको देखा है, रात को नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है। बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूं और आपको ढूंढते ढूंढते यहां चला आया। उसके चेहरे पर शर्म की एक लाली सी छा गई, जो अंधेरा होने के बावजूद मुझे नजर आ रही थी। वह मेरी बात पर हल्के से मुस्कुराई और फिर उसकी आंखों में वही उदासी छा गई। उसने कहा, देखने में तो बड़े शरीफ और मासूम लगते हो। अच्छा लगता है क्या कि लड़की को घूरना और उसका पीछा करना? मैं वैसी लड़की नहीं हूं। तुम अपने लिए कोई और ढूंढो। मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारी जिंदगी के लिए। इतना कहकर वह कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। मैंने पूछा, यहां कहां जा रही हो? उसने मेरी ओर हंसकर देखा और बोली, घर, और कहां? कि उसकी स्माइल देखकर एक बार को दिल डर से धड़कने लगा। अचानक से वहां पोल पर लगा वह नाममात्र का बल्ब अपने आप बुझ गया। शायद लाइट चली गई थी और कुछ 10 सेकंड बाद ही बल्ब जल गया, पर वह अपनी जगह नहीं थी। मैंने उसे आवाज दी, पर मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। डर तो लग ही रहा था और अंधेरा भी हो गया था। मैंने उस वक्त वापस जाना ही ठीक समझा। मैं होटल तो वापस आ गया था, पर मन उसी सब में अटका हुआ था। अगर वह भूत थी तो इंसानों जैसे बात क्यों कर रही थी? और अगर इंसान थी तो वहां कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो उसने मुझे पहचान कैसे लिया और मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? पर उसने मुझे दूर रहने की धमकी या सलाह, जो भी समझो, दे दी थी। उसकी आंखें जो कह रही थीं वह कुछ और था और उसकी जुबान कुछ और कह रही थी। मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, पर उसकी आंखों की उदासी कुछ और ही बयान कर रही थी। कुछ तो बड़ी गड़बड़ थी। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे प्यार की दूसरी निशानी, वह कोयले, अब तक मेरी जेब में थे। मैं इन सब में उसका नाम पूछना भी भूल गया। तो रूमाल और कोयलों की बात कहां से पूछता? लोगों के प्यार की निशानी गुलाब का फूल होता है और हमारी किस्मत में कोयले। उसका मासूम चेहरा और आंखों में उदासी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। शायद वह किसी मुसीबत में है, पर दिमाग कह रहा था कि यह आशिकी कहीं किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। फिर मन में आया कि प्यार किया तो डरना क्या?
अब जो भी होगा देखा जाएगा। सच बताऊं तो किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात की चिंता भी सता रही थी कि अगर वह सच में भूत निकली तो क्या होगा। मैं तो जैसे तैसे मैनेज कर लूंगा, पर फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। फिर मुझे खुद अपनी सोच पर हंसी आ गई। छाया कैसा इश्क का यह शुरू है, ना जज्बातों पर काबू, न धड़कनों पर जोर है। खैर, मैंने अपनी सोच को विराम दिया और नीचे डिनर करने रेस्तरां में चला गया। वहां वही वेटर मुझे देखकर खुद आ गया, मुझसे आकर ऑर्डर लिया। डिनर के बाद जब मैं बिल पे कर रहा था तो वह आकर बोला, सर कुछ पता चला क्या? मैंने उसे घूर कर देखा तो वह सकपका गया और बोला, सर मैं तो बस आपके लिए परेशान था इसलिए पूछा। मैंने सोचा चलो कोई तो परेशान है मेरे लिए, और हम जिसके लिए परेशान हैं उसे कोई खबर ही नहीं। मैंने उसे इशारे से सीसीटीवी रूम की ओर आने को कहा। सीसीटीवी रूम में पहुंचकर मॉनिटर पर मैंने उसे कुछ दिखाया तो उसकी आंखें फट गईं। मैंने पूछा, पहचानते हो इसे? उसके माथे पर पसीना आ गया और वह बोला, इसमें साफ साफ तो नहीं दिख रहा, पर अगर मैं सही हूं तो यह वही है। मैंने पूछा, कौन? उसने बोला, सर आप किसी को बोलना मत वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। यह लड़की इसी होटल में काम करती थी, नायरा नाम था उसका, और इसने रूम नंबर 203 में फांसी लगा ली थी। आज तक किसी को कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ था। 2003 मतलब मेरे बगल वाला रूम। मेरे हलक में थूक अटक गया। वह आगे बोलने लगा, सर इसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। शुरुआत के दिनों में इसकी हलचल कई बार महसूस हुई थी, इसलिए उस रूम को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। पिछले 2 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर अचानक से आपके कमरे में आना और कोयले छोड़ जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उस वेटर से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर है? तो उसका साथी कंप्यूटर में पड़ी पुरानी तस्वीरें मुझे दिखाने लगा। उसकी तस्वीर उसने मुझे दिखाई तो मेरी आंखें फटकर बाहर आने को हो गईं। तो नायरा नाम है उसका। तो क्या मैं एक आत्मा से मिलकर आया हूं? क्या मैं एक आत्मा से प्यार करता हूं? सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मोहब्बत के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। मेरी वही हालत हो रही थी, आसमान से गिरे, खजूर में अटके। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वेटर ने मुझे इस तरह परेशान देखा तो बोला, क्या हुआ सर, आपको डर लग रहा है क्या? मैंने गुस्से में घूरकर उसकी ओर देखा तो वह बोला, घबराइए मत सर, वह बहुत अच्छी लड़की थी, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जरूर आपने उसकी किसी चीज को डिस्टर्ब किया होगा, वरना वह आपके रूम में नहीं आती। वो फिर आंखें गोल करके बोला, वैसे भूत प्रेत का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। मैंने मन में सोचा कि अब उसे क्या बताऊं। डर मुझे भूत प्रेत का नहीं, मेरे फ्यूचर बर्बाद होने का है। पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वह भी भूत निकली। मैं तो उससे शादी करने को भी तैयार था, पर लोगों का क्या करूंगा, उनको तो भूत दिखाई नहीं देगा। वह तो ये समझेंगे कि मैं हवा से बात कर रहा हूं, मुझे पागल समझेंगे। खैर, पागलों वाली हरकत तो मैं कर ही चुका था, तो इस विषय में सोचना बेमानी था। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मुझे इतनी गहरी मुद्रा में सोचता देख वह वेटर बड़ी मासूमियत से बोला, सर परेशान मत होइए, ज्यादा सोचोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब हुआ तो आपका संगीत, फ्यूचर। उसने कहा, इसको फ्यूचर बोलते हैं। वह सकपका कर बोला, जी सर वही। फिर जासूसी मुद्रा में आंखें चलाकर बोला, सर एक बात कहूं, अगर आप नाराज ना हो। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, क्या? मैं तुम्हें स्वभाव से गुस्सैल लगता हूं? उसने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, लगते तो नहीं हो सर, पर जब से आपके साथ वह घटना हुई है तब से आपका नटुरेक्स आ गया। मैंने कहा, उसको नेचर बोलते हैं। कोई कहकर मर गया था क्या कि नहीं? तो फिर भी अंग्रेजी बोलो। ले मुझे गुस्से में देखकर और मेरी बात सुनकर वह चुपचाप वहां से खिसक गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा। इसके साथ 1-2 दिन और बात की तो सच में मेरा फ्यूचर एक्स हो जाएगा। आंखों में नींद नहीं थी, फिर भी मैंने आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं उठा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। फिर न जाने क्या सूझा, मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर गैलरी में देखा। वहां अंधेरा पड़ा हुआ था। मैंने गैलरी में चहलकदमी शुरू कर दी। अचानक मेरी नजर रूम नंबर 203 पर गई। मन में कौतूहल सा जाग उठा। मैं कुछ सोचकर उस कमरे की ओर बढ़ा और की होल से झांकने की कोशिश की। की होल में अंधेरा सा नजर आया। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, वह चर्र चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा। कमरे में अंधेरा था। चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे जो मेरे शरीर से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और स्विच बोर्ड ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं। नायरा सामने के पंखे पर फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसने फांसी लगाई हो। मैंने उसकी ओर नजर भरकर देखा।
अभी उम्र ही क्या थी। ऐसा क्या हुआ कि उसने जरा भी इंतजार नहीं किया। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने घूरकर मेरी तरफ देखा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी वहां अंधेरा छा गया। मैं वहां से भागा, लेकिन किसी ने मेरा पैर पकड़कर मुझे कमरे के अंदर खींचने की कोशिश की। मैं गिर पड़ा। किसी तरह मैं वहां से भागा और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने खुद को चादर में समेट लिया और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे सीने में जकड़न सी होने लगी। मेरे हाथ पैर जैसे लकवे का शिकार हो गए। चेहरे के अलावा मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। अचानक मुझे छाती पर वजन सा महसूस हुआ। मैंने धीरे से आंखें खोली तो मेरी सांस अटक गई। यह क्या? वह मेरे सीने पर चढ़कर बैठी थी। उसकी आंखें अंगारे सी लाल थीं। उसके हाथों पर सफेद सी परत जमी थी। नाखून ऐसे थे जैसे बरसों से काटे न गए हों। उसने मेरे गले पर अपने दोनों हाथ रख दिए और धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांस बंद हो रही थी। उसने अट्टहास के साथ पूछा, तू कौन है? बस स्टैंड क्यों गया? वह रूमाल तूने क्यों उठाया? क्या चाहता है? तू यहाँ क्यों आया है? मैंने मन ही मन कहा, गला छोड़ तो कुछ बोलूं। उसने मेरा गला और तेजी से दबाना शुरू कर दिया। तभी उस वेटर ने मुझे आवाज लगाई, ये क्या कर रहे हो सर जी? मैं पसीने पसीने था। मैंने देखा कि मेरी छाती पर एक तकिया रखा था और मैं अपने ही हाथों से अपना गला दबा रहा था। उसने मुझे पानी दिया। मेरी सांस में सांस आई। मैंने उससे पूछा, तुम कमरे के अंदर कैसे आए? वह बोला, मैं गैलरी से होकर निकल रहा था, तभी आपकी आवाज सुनी। आप कमरे में चिल्ला रहे थे। मैंने दरवाजे पर नॉक भी किया, पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुरंत नीचे गया, रूम की चाबी लाया और कमरा खोलकर देखा। आप नींद में अपने ही गला दबा रहे थे। ऐसा क्या सपना देख लिया सर जी? मैंने उसकी ओर धन्यवाद भरी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, आज यह सही वक्त पर ना आता तो सच में मेरा फ्यूचर खराब हो जाता। बे, मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और एक सवाल दाग दिया, तुम्हारे पास रूम नंबर 203 की चाबी भी होगी ना? उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया हो। वह बोला, नहीं सर, अब की बार माफ कीजिए। आप मुझे इस होटल से निकलवा कर ही मानेंगे। मैंने पर्स से 500 का नोट निकाला, उसकी जेब में रखा और कहा, तुम पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। मैं आदत से मजबूर था, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, जब तक बात की तह तक न पहुंच जाऊं मुझे चैन नहीं पड़ता। सुबह के 4 बज चुके थे। उस वेटर की सलाह पर मैं 4 बजे उस रूम में जा रहा था। उसके अनुसार सुबह 4 बजे भूतों की शक्ति कम हो जाती है। मैंने रूम खोला। अंदर मकड़ी के जाले लगे थे जो मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और स्विच बोर्ड से लाइट ऑन की। कमरे में अजीब सी शांति थी। मैंने छत की ओर देखा तो वहां पंखा लटक रहा था। अचानक मेरी नजर दीवारों पर पड़ी। उन दीवारों पर अजीब अजीब से मंत्र लिखे थे। एक डरावनी राक्षसी तस्वीर बनी थी। लाल रंग से कुछ लिखा था, मुझे बचा लो या मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो या मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने मोबाइल से दीवार की सारी चीजों का फोटो खींच लिया और कमरे से बाहर आ गया। मामला अभी भी मेरी समझ से बाहर था। बस इतना समझ आ रहा था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सुबह नहा धोकर मैं उस वेटर के पास गया और बोला, मुझे नायरा की कब्र पर ले चलो। लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने सुबह सुबह ही शराब पी ली हो। पहले तो उसके चेहरे पर नानुकुर के भाव आए, पर फिर न जाने क्या सोचकर वह राजी हो गया। वह मुझे उसी कब्रिस्तान में ले गया जहां मैं पहले जा चुका था। उसने मुझे नायरा की कब्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कब्र पर देखा, लिखा था नायरा परेरा, जन्म 20 मार्च 1900, मृत्यु 20 मार्च 2016। कब्र पर ताजे फूल चढ़े थे जो देखकर लग रहा था कि शायद कल ही चढ़ाए गए हों। मेरे दिमाग की नसें ढीली पड़ गई थीं। कुछ भी समझ से बाहर था। क्या वह रोज अपनी कब्र पर फूल चढ़ाती है या कोई और चढ़ाने आता है? कब्रिस्तान उसका घर? मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। वेटर मेरी ओर देखकर बोला, सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैंने उसकी ओर देखा और इशारे से पूछा, क्या? उसने आंखें गोल करके कहा, मुझे शक है, कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं? मैं उसे देखता रह गया। मैंने सोचा, यह इंसान है या क्या चीज? जब देखो अजीब अजीब बातें करता है। पहले नट्यूरेक्स, अब यह। मैंने उसे देखकर पूछा, मैं तुम्हें किसी एंगल से पुलिस वाला लगता हूं क्या? वह मुझे ऊपर से नीचे स्कैन करके बोला, लगते तो नहीं। मैंने कहा, फिर? वह पलक झपका कर बोला, आप केस की तहकीकात इस तरह कर रहे थे, मुझे लगा शायद हों। मैंने आंखें घुमाकर कहा, मुझे भी एक शक है, कहीं तुम पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थे? वह हंसकर बोला, क्या साहब आप भी ना मजाक करते हो? मैंने भौहें उचकाकर जवाब दिया, शुरू किसने किया था? उसने जवाब में दांत निपोड़ दिए। यहां मेरा दिमाग पहले ही भटक रहा था और इसे कॉमेडी की पड़ी थी। खैर,
मैंने उसे कुछ पैसे देकर वहां से रुखसत कर दिया। मैंने सोचा क्यों न कब्रिस्तान के आसपास की पड़ताल की जाए, शायद यहीं कोई सुराग मिले। दिल है कि मानता नहीं। मैंने कब्रिस्तान का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। आसपास ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे कोई सुराग मिले। फिर मैंने एक चीज नोटिस की। कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर बाउंड्री वॉल टूटी थी। वहां घास थी, लेकिन आसपास की घास से हल्की, जैसे रोज उस पर कोई चलता हो और रास्ता बन गया हो। मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और टूटी वॉल को पार करके आगे बढ़ गया। अच्छा खासा रास्ता था। मैं आगे बढ़ा तो चारों ओर हरियाली और झाड़ियां दिखीं। थोड़ा और आगे जाने पर एक पुराना सा मकान नजर आया। ज्यादा बड़ा नहीं था, शायद 2-3 कमरे होंगे। बाहर छोटा सा गार्डन था। मकान को देखकर लगता नहीं था कि उसमें कोई रहता होगा। दीवारें बेरंग थीं, सफेद पपड़ी चढ़ी थीं। गेट पर मकड़ी के जाले लगे थे। गार्डन बस नाम का था, वरना उसमें मनहूसियत सी छाई थी, जैसे बरसों से उस जमीन पर पानी की एक बूंद न गिरी हो। मुझे अजीब लगा। कोई पानी न भी डाले तो पहाड़ी इलाकों में बारिश का पानी तो आ ही जाता है। पता नहीं क्या था। उस मकान को देखकर अजीब सी नकारात्मक फीलिंग आ रही थी। मैं उस मकान को देखने में खो गया था कि तभी किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं अचानक डर गया। पलटकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई, बेंत के सहारे चल रही थी। मुझे देखकर उसने आंखें गोल की और बोली, चला जा यहां से, वह तुझे मार डालेगी। यहां मरने क्यों चला आया? फिर हंसने लगी। उसने मकान की ओर उंगली करके कहा, वह सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, तुझे भी नहीं छोड़ेगी, भाग जा यहां से। वह हाँ हाँ करके अजीब सी आवाज में हंसने लगी। सच बताऊं, मुझे भूत से ज्यादा डर उस बूढ़ी की हंसी से लग रहा था। मैंने उसकी ओर देखकर पूछा, कौन अम्मा? कौन मार डालेगी? वह बोली, वह चुड़ैल जो इस घर में रहती है, वह सबको मार डालेगी, सबकी उम्र चुरा लेगी, भाग जा यहां से। मैंने बूढ़ी की ओर देखकर कहा, अम्मा डराओ मत, मैं पहले से डरा हुआ हूं, मैं तो उससे मिलने आया हूं। वैसे आपकी उम्र क्या है? बूढ़ी ने कहा, तेरे से थोड़ी सी ज्यादा ही है, पर उसने मेरी उम्र चुरा ली है। तेरी भी चुरा लेगी, भाग जा। बूढ़ी की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, अम्मा उसने दिल चुरा लिया है, उम्र भी चुरा लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? बूढ़ी ने मेरी ओर घूर कर बोली, मुझसे मजाक मत कर, चला जा वरना जान से हाथ धो बैठेगा। वो तुझे छोड़ेगी नहीं। न जाने क्या सूझा। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरा हाथ घुमाकर उस घर के दरवाजे पर मारने ही वाला था कि पीछे पलटकर देखा, वह बूढ़ी वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने मन में कहा, अजीब माहौल है यहाँ का, पता नहीं इंसानों में रह रहा हूं या भूत प्रेतों की बस्ती में। खैर वहां मुझे कुछ खास नहीं दिखा जिससे कुछ समझ आए। घड़ी में समय देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे याद आया कि ऑफिस नाम की एक जगह भी है जहां मुझे जाना था। मैं वहां से रुखसत हो गया। ऑन ऑफिस से लगभग 4 बजे फ्री हुआ तो होटल जाने का मन नहीं किया। मेरा मन अभी भी उसी मकान और नायरा की बातों में अटका था। मैं फिर से उसी कब्रिस्तान और मकान की ओर पहुंच गया। इस बार वेटर मेरे साथ नहीं था। एक तरफ डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन भूतों से बातचीत करते करते मेरे अंदर का थोड़ा बहुत डर कम हो गया था। मैंने सोचा, जिंदगी भर के रिश्ते बनाने हैं तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। कब तक अपनी होने वाली ससुराल वालों से डर डर कर जिंदगी काटूं, सिर्फ इसलिए कि वे भूत हैं। इतना तो समझ आ गया था कि बेचारे बेवजह किसी से कुछ नहीं कहते। जब तक तुम उनकी जिंदगी में दखल ना दो, वे तुमसे कुछ नहीं कहते। वे तो इतने अच्छे हैं कि पहले चेतावनी देते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। अभी सुबह की ही बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी होने वाली सास मेरे सामने खड़ी होकर कह रही हो, भाग जा मेरी पोती की जिंदगी से। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी ना, जब से इस होटल में आया हूं मेरा दिमाग भी अजीब सा हो गया है। न जाने क्या क्या लूल जूल ख्याल आते रहते हैं। मैं फिर से उस मनहूस मकान के सामने खड़ा था। आसपास कोई हलचल नहीं थी। मैंने सोचा, क्यों ना इस घर के अंदर जाकर देखा जाए, शायद कोई सबूत मिल जाए। मैंने सावधानी से गेट पार किया और उस गार्डन में घुस गया। चुपके से हल्के पांव आगे बढ़ रहा था कि तभी देखा, दरवाजे की दहली पर 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। वह एक काली बिल्ली थी, साइज में सामान्य से थोड़ी बड़ी, खाते पीते घर की लग रही थी। मेरे कदम उसे देखकर रुक गए। वह लगातार मुझे घूर रही थी। हम दोनों का आंखों का संपर्क हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस घर की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया हो। मुझे ख्याल आया, जैसे इंसान कुत्ते पालते हैं वैसे ही शायद भूत प्रेत बिल्लियां पालते होंगे। वह मेरी ओर आक्रामक मुद्रा में थी। मैं झुककर बैठ गया, तुरंत एक पत्थर उठाया और उसकी ओर उछाल दिया। बिल्ली तेज आवाज में म्याऊं करके घर के पीछे की ओर भागी। मैं भी उसके पीछे भागा। घर के पीछे बिल्कुल वैसा ही दरवाजा था जैसा सामने था,
लेकिन इस तरफ का हिस्सा एकदम रंगा पुता और साफ था। कोई गार्डन नहीं था। मैंने सोचा, ऐसा मकान कौन बनवाता है। मैंने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने लगातार 3 बार खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कौन है? यहां मरने क्यों आया है? भाग जा, वह आने वाली है। उसके आने से पहले भाग जा। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। तभी किसी बूढ़े की खांसी की आवाज आई और आधे रास्ते में दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अजीब सी बदबू आई। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे से झांक कर बोला, किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं नायरा से मिलने आया हूं। यह सुनकर बूढ़े की आंखें फैल गईं। वह गुस्से से बोला, किसने भेजा है तुझे? कोई नायरा यहां नहीं रहती। मैंने कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं नायरा का दोस्त हूं। बूढ़े ने गुस्से से कहा, दोस्त है तो इतना भी नहीं मालूम कि नायरा मर चुकी है? मैंने आश्चर्य जताते हुए झूठ का जाल फेंका। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तो मैंने उसे इसी ओर आते देखा था। मैंने आवाज लगाई पर उसने जवाब नहीं दिया। वह इसी ओर आई थी तो मैं ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। बूढ़े ने घर के अंदर नजर डाली, शायद उस बूढ़ी औरत की ओर, और बोला, हम उसके चाचा चाची हैं। नायरा ने आत्महत्या कर ली थी। वह काला जादू करती थी। एक दिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और उसने फांसी लगा ली। तुम्हारा भी वही हाल करेगी जो उसने हमारा किया है। उसने हम पर कब्जा कर रखा है। हमारी उम्र उतनी नहीं है जितनी लग रही है। वह धीरे धीरे हमारी उम्र चूस रही है। अगर उसने तुम्हें हमारे साथ बात करते देख लिया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। मेरी नजर सामने गई तो देखा कि दीवार पर लगभग 40-45 साल की उम्र के एक जोड़े की तस्वीर लगी थी। पास की दीवार पर नायरा की तस्वीर थी जिस पर माला चढ़ी थी। मेरी नजर नीचे गई तो वह बिल्ली फर्श पर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने उस बिल्ली को मुस्कुराकर देखा, फिर टफ लुक दिया और मन ही मन बोला, अपने आप को बड़ी सुपरमैन बन रही है। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। शायद उस बिल्ली ने मेरे मन की बात सुन ली क्योंकि वह मेरी ओर देखकर म्याऊं बोली। मैंने अपनी नजरें उससे हटा लीं। तभी मेरी नजर दीवार के सहारे रखी कुर्सी पर पड़ी जहां एक झुकी हुई औरत घूंघट डाले बैठी थी। उसने घूंघट ऊपर किया और गुस्से से मेरी ओर देखकर बोली, तुझे बोला था भाग जा, तू नहीं गया, अब तू भी मरेगा। जिस तरह उसने ये कहा कोई भी डर जाता। मेरे मुंह से निकला, जिन्हें मैं दादी सास समझ रहा था वह तो होने वाली चचिया सास निकली। यह भी कोई उम्र थी उनकी बूढ़ा होने की। तो मैं चाहे कितनी भी सीरियस स्थिति में हूं, मेरी कॉमेडी की आदत नहीं जाती। मैंने कहा, अच्छा जी, आप उस चुड़ैल को बिल्कुल मत बोलना। मैं तो घूमने आया था, गलती से यहां आ गया। अब मैं जा रहा हूं। मैंने न कुछ देखा न कुछ सुना। मैंने यह सब इतने डरे हुए अंदाज में कहा जैसे मैं सचमुच घबरा गया हूं। बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। उसने कहा, भाग जाओ, वह थोड़ी देर में आने वाली है और इस बात का जिक्र अपने मन में भी मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। यह कहकर उसने गेट बंद कर दिया। मैं वहां से ऐसे भागा जैसे मेरी ट्रेन छूट रही हो। मुझे महसूस हुआ कि उस मकान की खिड़की से 2 आंखें मुझे भागते हुए देख रही थीं। मैं सीधा होटल चला गया। वहां जाकर रूम में चाय मंगाई और बैठकर सारी कड़ियों को जोड़ने लगा। मैं ध्यान में मग्न था कि तभी मोबाइल की रिंगटोन बजी। देखा तो माँ का कॉल था। माँ बोली, बेटा कैसा है? घर कब आ रहा है? तेरे लिए मैंने एक लड़की देखी है। मैंने कहा, माँ अभी कुछ दिन लग जाएंगे। बाकी हालचाल बताकर फोन रख दिया। फोन रखकर मैंने चाय की चुस्की ली और मन ही मन सोचा, वहां माँ लड़की ढूंढ रही है और यहाँ मैं मजनू जासूस बनकर उनकी बहू ढूंढ रहा हूँ। माँ तो माँ होती है। अचानक मेरे दिमाग में मेरे ही मोबाइल की रिंगटोन गूंजी। मेरी आंखों में अलग सी चमक थी। रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर घुप अंधेरा था। रोड पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। मैं हाथ में टॉर्च लिए उस सुनसान रोड पर चला जा रहा था। मन में डर था पर आदत से मजबूर मैं बढ़ता रहा। कमरे में बैठे बैठे सोचने से बेहतर मुझे रिस्क लेना लगा। कब्रिस्तान के गेट के बाहर पहुंचते ही मेरे कदम एक बार ठिठके, पर मैं हिम्मत करके अंदर घुस गया। मेरे हाथ में बस एक टॉर्च थी जो मेरा सहारा थी। मैं कब्रिस्तान को पार करके बाउंड्री वॉल की ओर बढ़ रहा था कि तभी मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। वहां हल्की सी रोशनी थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि वहां आधी पिघली मोमबत्ती जल रही थी। गुलाब के 5 फूल रखे थे और पूरी कब्र को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। मुझे बड़ा अजीब लगा, इतनी रात को किसने मोमबत्ती जलाई? किसने इतनी सजावट की? मैंने कब्र पर नाम देखा तो चौंक गया। वह नायरा की कब्र थी। मैं सावधानी से कब्रिस्तान से बाहर निकला और उस मनहूस मकान के पास पहुंचने से पहले टॉर्च बंद कर दी। मैं नहीं चाहता था कि रोशनी की वजह से कोई मुझे देख ले। मैंने उस गेट को पार किया
और वहां लगे पाइप की सहायता से मकान की दीवार पर चढ़ने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद मैं दीवार पर चढ़ गया और सावधानी से सीढ़ियों से मकान के अंदर उतर गया। पास के कमरे से 3 लोगों की आवाजें आ रही थीं, बहुत हल्की। एक जवान लड़की की आवाज थी। मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। फिर कुछ गिरने की आवाज आई और बिल्ली की म्याऊं गूंजी। मैं संभल कर वहां से हट गया। जरा सी आहट से मेरी जान पर बन सकती थी। मैं पीछे की ओर सरका, लेकिन मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं किसी अंधेरी जगह पर आ गिरा। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां सीढ़ियां थीं जो नीचे की ओर जा रही थीं। न जाने क्या सूझा, मैं नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर देखा तो वह एक तलघर था। टॉर्च की रोशनी में अजीब अजीब सामान दिखे जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। मैंने दीवारों पर रोशनी डाली तो एक पूरी दीवार पर वही डरावनी राक्षस की पेंटिंग थी। बाकी दीवारों पर अजीब अजीब मंत्र लिखे थे। कमरे के एक कोने में लकड़ी का एक बोर्ड रखा था। वह दिल के आकार का था। पीछे की ओर घूमने वाले पहिए लगे थे। उसकी नोक पर एक छेद था जिसमें पेंसिल लगी थी। कमरे के बीचों बीच एक गोल टेबल थी। कुल मिलाकर यह एक डरावना कमरा था। मैंने टॉर्च चारों ओर घुमाई तो देखा कि एक दीवार पर प्लेटफॉर्म बना था। उस पर लकड़ी के बेस पर पारदर्शी कांच का एक ताबूत रखा था। मैं उसके पास गया और टॉर्च की रोशनी डाली तो मेरी आंखें फटकर बाहर आ गईं। उसमें एक लड़की की लाश थी। मेरी सारी निडरता हवा हो गई। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, नायरा। मेरा दिमाग तरबूज की तरह फटने को था। नायरा तो कब्र में आराम कर रही थी, फिर उसकी लाश यहाँ क्या कर रही थी? वह कितनी सुंदर लग रही थी मरने के बाद भी। फिर ख्याल आया, उसे मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं। कुछ तो भेद है। या तो वह जिंदा है, या चुड़ैल है, या सचमुच मर चुकी है। मेरा दिमाग अंधेरे में घुप हो गया था। ताबूत के पास ही एक कांच के बॉक्स में 3 गुड़ियां रखी थीं। मैंने ध्यान से देखा तो एक गुड़िया की आंखें बंद थीं, दूसरी की खुली थीं और तीसरी को कपड़े की साड़ी पहनाकर स्त्री का रूप दिया गया था। उन कपड़ों वाली गुड़ियाओं को देखकर मुझे काले जादू का एहसास हुआ। किसी मूवी में देखा था कि वूडू नाम का जादू होता है, जिसमें जिस पर जादू करना हो उसकी गुड़िया बनाते हैं और उसकी जान गुड़िया में डालकर उसे अपने वश में कर लेते हैं। यह सब सोचकर सिहरन हो गई। खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं घबरा गया। मन में ख्याल आया, बस आज तो चोरी पकड़ी गई। बेटा गए काम से। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से टॉर्च छिटककर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी कमरे में फैल रही थी। नायरा बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। मैं उछलकर उससे दूर खड़ा हो गया। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही दबकर रह गई। मन में ही आवाज निकली, नायरा की आत्मा। वह मुझसे थोड़ा दूर खड़ी थी। इतने दिन से मैं मोहब्बत मोहब्बत चिल्ला रहा था, लेकिन जब मोहब्बत सामने आई तो मेरी आवाज बंद हो गई। ऐसा ही होता है मोहब्बत में। जिन्होंने की होगी उन्हें अच्छे से पता होगा। जब वह सामने आ जाता है तो क्या बोलें, क्या हो जाता है। अच्छा हुआ मेरे दोस्त साथ नहीं थे, वरना धक्का देकर कहते, जा अकेली खड़ी है, दिल की बात कह दे। मेरी सांसें अटक गई थीं। पूरी कहानी में मैंने अपने आप को हीरो बना रखा था, लेकिन यहाँ मेरी भी फट रही थी। वह लगातार मुझे घूर रही थी और मैं डर के बावजूद प्रेम के वशीभूत होकर उसे स्कैन किए जा रहा था। उसके बदन पर वही कपड़े थे जो ताबूत में रखी नायरा की लाश ने पहने थे। मैंने मन में सोचा, यह लड़की कितनी एडजस्टिंग है। 2 साल से एक ही ड्रेस में काम चला रही है। माँ की चुड़ैल है, लेकिन है तो लड़की ही। फैशन कहाँ से कहाँ चला गया, और यह उसी ड्रेस में। मैं उसकी सादगी का कायल हो गया। उसने मेरी ओर देखा और एक अट्टहास के साथ गुस्से से बोली, तुझे इतना मरने का शौक है कि तू यहां भी चला आया? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? उसने अपनी डरावनी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, बोल यहां क्यों आया है? मैं घबराहट और डर के मारे हड़बड़ा गया। वह मुझे घूरकर देखने लगी और डरावनी हंसी के साथ बोली, क्या जीजी राखी बंधवाने आया था क्या? अब की बार मुझे गुस्सा आ गया। सब कुछ सह लूंगा, लेकिन फीलिंग्स के साथ मजाक नहीं। मैं इसकी भूतिया फैमिली के साथ एडजस्ट करने को तैयार हूं और यह मुझे भाई जोन में डाल रही है। मैंने सोच लिया, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन इसका भाई नहीं बनूंगा। मैंने उससे कहा, आप गलत समझ रही हैं, मैं राखी बंधवाने नहीं आया, मैं तो फ्रेंडशिप। मेरा शब्द पूरा होने से पहले ही उसने अपने होठों पर उंगली रखी और बोली, चुप एकदम। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो यहीं दफना दूंगी। फ्रेंड होने का लिहाज कर रही हूं, वरना तेरी जगह अभी कब्रिस्तान में होती। जन यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसका सुंदर चेहरा टॉर्च की रोशनी में और भयानक लग रहा था।
मैंने सोचा मैं इसका फ्रेंड कब बन गया। फिर मन में एक पॉजिटिव ख्याल आया, या तो इसे गलत फहमी हो गई है या यह भी मुझे फ्रेंड मान रही है। पुराने जमाने की सोच वाली है, जो प्यार स्वीकार करने में कतराती है। फिर सोचा ये मेरी फ्रेंड कब बन गई। शायद बस में देखा हो और मन ही मन मुझे फ्रेंड मान लिया हो। इतनी देर में मैं उस माहौल में ढल गया था। अब पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। मुझे लग गया था कि इसका मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वह प्यार तो करती है, लेकिन फैमिली प्रेशर और फ्यूचर ना होने की वजह से मुझसे दूर रहना चाहती है। वरना इतनी देर से हंस हंस कर मुझे निहारती थोड़ी रहती। लेकिन मेरी यह गलतफहमी ज्यादा देर नहीं रही। मेरे बेशर्मों की तरह घूरते रहने से उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में टॉर्च पर जोरदार लात मारी। टॉर्च बुझ गई। वह जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने अपने दाएं हाथ की हथेली मेरे बाएं सीने यानी दिल के ठीक ऊपर ऐसे मारी जैसे कोई थप्पी मारता हो। तभी दो हाथ मेरी गर्दन पर पीछे से पड़े और मैं होश खोता चला गया। मेरी आंखें मूंदती जा रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि उस कमरे में दो लोग और मौजूद थे। मुझे ठंड सी महसूस हुई। मैंने अलसाकर अंगड़ाई ली और आंखें खोलीं तो चारों ओर हल्का अंधेरा था। सिर के ऊपर पूल पर एक बल्ब जल रहा था। कुछ सेकंड लगे मुझे समझने में कि मैं किसी खुली जगह पर पड़ा हूं। घड़ी देखी तो सुबह के 4 और बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कि कब्रिस्तान का बोर्ड लगा था। तो क्या मैं सारी रात कब्रिस्तान के बाहर पत्थर के पास पड़ा था? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं उठा, कपड़े झाड़े और कल रात की घटनाओं को याद करने लगा। सारी घटनाएं रील की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रही थीं। किसी ने मेरी गर्दन दबाई थी। मुझे मारने की कोशिश थी या सिर्फ डराने की। मेरा सिर अभी भी घूम रहा था। मैं उसी पत्थर पर बैठ गया। थकान और नींद का असर अभी भी सिर पर था। मैं उठा और एक नजर कब्रिस्तान की ओर अंदर डाली तो पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा था। बाहर एक पानी की टंकी रखी थी। मैंने उसके पानी से मुंह धोया और सोचा, ससुराल में तो घनी बेइज्जती हो गई। अब मायके यानी होटल चलना चाहिए। मैं मरे मरे कदमों से होटल की ओर चलने लगा। सच में उस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दुल्हन ने आखिरी वक्त पर फेरों के लिए मना कर दिया हो और बारात वापस जा रही हो। मैं किसी उदास दूल्हे की तरह उस सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं होटल पहुंच गया। कमरा नंबर 203 के सामने से गुजरा तो मन में वह गाना गूंजने लगा, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, झर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मैं कमरे में घुसा और बिना कपड़े बदले कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर गया। पूरी रात मुझे बस नायरा के सुहाने सपने आते रहे। सुबह आंख खुली तो घड़ी 11 बजा रही थी। मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 8 मिस्ड कॉल थे, 6 ऑफिस के और 2 माँ के। मैंने ऑफिस में कॉल बैक किया और कहा, अचानक बुखार आने की वजह से आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब इन सब आफतों से दूर हो जाऊंगा। लोग दिल टूटने पर शांति की तलाश में पहाड़ी या समुद्री इलाकों में जाते हैं, लेकिन मेरा तो दिल पहाड़ी में ही टूट गया था। मेरी ही मति मारी गई थी जो एक चुड़ैल से दिल लगा लिया। अंदर से अजीब सा रोना आ रहा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं। उस चुड़ैल ने मुझ पर ऐसा क्या जादू किया कि उसके प्यार में मेरी ऐसी हालत हो गई। उसने मुझे देवदास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्र है मैं शराब नहीं पीता। मैंने माँ को फोन लगाया और बोला, माँ, आपकी याद आ रही है। यह कहकर मैं रुआंसा हो गया। माँ मुझे पहली बार इस तरह रुआंसा देखकर समझ गई कि मामला प्यार का है। वह बोली, कौन है वह चुड़ैल जिसने तेरी ऐसी हालत की है? जो मैंने मन ही मन सोचा, माँ को कैसे पता कि वह चुड़ैल है। मैंने कहा, माँ कौन चुड़ैल? माँ बोली, मेरा मतलब है कौन है वह लड़की जिसने तेरी ऐसी हालत की? मैंने कहा, कोई नहीं माँ, बस घर की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। आपसे बात हो गई, अब मैं ठीक हूँ। यहाँ के काम निपटा कर अगले हफ्ते आता हूँ, फिर तेरे लिए बहू देखने चलते हैं। मैंने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। माँ बोली, हाँ बेटा जल्दी आजा, तेरे लिए मैंने एक अच्छी लड़की देख रखी है। वो मैंने हम में जवाब दिया और बाद में बात करता हूँ कहकर फोन रख दिया। मैंने कमरे में चाय का ऑर्डर किया और मोबाइल पर उदासी भरे गाने लगा दिए। दिल मेरा चुराया क्यों, जब यह दिल तोड़ना ही था। गाना पूरा खत्म भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने गाना बंद किया और गेट खोला। वेटर चाय लेकर आया था। मैं बिस्तर पर बैठे बैठे चाय पीने लगा। चाय में चीनी कम थी। मैं उन चुस्कियों को शराब के कड़वे घूंट समझकर पीने लगा और कल रात की घटनाओं को याद करने लगा। मैं अपने जीवन में यह तारीख भूल नहीं पाऊंगा। 17 मार्च 2018। मैं मन में एक पॉजिटिव सोच रख रहा था कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। वह चाहती तो उसी वक्त खत्म कर देती,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बीच भटक रहा था। अचानक कुछ सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन उसने मेरे दिल पर अपना हाथ इतनी बुरी तरह मारा। उसे यह नहीं करना चाहिए था। मैं अपने बाएं सीने यानी दिल की साइड पर हाथ रखकर सहलाने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी ऊपरी जेब में कोई कागज था। मैंने उत्सुकतावश उसे निकाला और सोचने लगा, यह कागज मेरी जेब में कब आया। मैंने कागज खोला और पढ़ने लगा। उस पर लिखे शब्द पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें खुली रह गईं। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जैसे मेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। मुंह से बस एक शब्द निकला, हे भगवान। मैंने तुरंत होटल के काउंटर पर फोन करके उस वेटर को बुलाया और उससे सवाल जवाब किए। मुझे अभी तक मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। उसने कहा, मुझे यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। उस घटना के कुछ समय बाद ही मैं होटल में आया था कि उसने मुझे होटल के एक पुराने वेटर से मिलाने की सलाह दी, जो काफी समय से यहाँ काम कर रहा था। कमरे में मैं और दोनों वेटर थे। पुराना वेटर थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैंने उसे विश्वास दिलाया, तुम्हारी और मेरी बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। जब मैं उससे सवाल पूछ रहा था और वह हर सवाल का जवाब दे रहा था, उसके हर जवाब से मेरी आंखें चौड़ी होती जा रही थीं। मैंने पूछा, उस वक्त की घटनाएं सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई होंगी? उसने जवाब दिया, नहीं सर, उस वक्त होटल में सीसीटीवी नहीं था। इस घटना के बाद होटल की बदनामी हो सकती थी। स्टाफ का मामला था, इसलिए मालिक ने इसे दबा दिया। उस दिन के बाद मालिक ने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। वह बोला, बहुत अच्छी लड़की थी साहब, उसके साथ बुरा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने एक 500 का नोट उसकी जेब में रखना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बोला, साहब, नायरा को इंसाफ मिल जाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप होगी। कि मैं उसे देखता रह गया। दोनों वेटर मेरे रूम से चले गए और मैं उलझी कड़ियों को सुलझाने में लग गया। तारीख थी 20 मार्च 2018। रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर अंधेरा था। एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। करीब 7 साए उस कब्रिस्तान की ओर चले जा रहे थे। वे तेज लेकिन सावधानी से चल रहे थे। अंधेरे में उन्होंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। नायरा की कब्र को आज बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। कब्र के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जो उसे एक आकृति दे रही थीं। पूरी कब्र ताजा गुलाबों से सजी थी और इत्र की महक से महक रही थी। तभी वातावरण में एक रोशनी 2-3 बार चमकी और बुझ गई। वे साए फिर चलने लगे। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पार की और आगे बढ़े। इतने सन्नाटे में भी उनके कदम इतनी सावधानी से पड़ रहे थे कि कोई आवाज नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वे सभी साए उस मनहूस मकान के काले गेट को पार करके पाइप के सहारे दीवार पर चढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे छत पर थे। वह कमरा आज कुछ अलग रंग में रंगा था। 3 दीवारें काले रंग से रंगी थीं। सिर्फ एक दीवार वैसी ही थी जिस पर उस शैतान की पेंटिंग बनी थी। फर्श भी गहरे काले रंग से रंगा था। बीच में रखी गोल टेबल पर वही दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड था। टेबल के चारों ओर गोलाई में मोमबत्तियां जल रही थीं। एक कुर्सी पर नायरा उदास सी, मंत्रमुग्ध सी बैठी थी। तभी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। घंटों की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। बाहर से जानवरों की अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई कुत्ते और भेड़िए मिलकर मातम मना रहे हों। बीच बीच में उल्लू की आवाज उनके साथ ताल दे रही थी। तभी टेबल पर एक महिला की आवाज में किसी अजीब भाषा का मंत्र उच्चारित होने लगा। टेबल में अजीब सा कंपन शुरू हो गया, जैसे सिर्फ उसी हिस्से में भूकंप आया हो। उस दिल के आकार के बोर्ड के पहिए हिलने लगे और इधर उधर घूमने लगे। फिर बोर्ड के नीचे रखी पेंसिल अपने आप हिलने लगी और कागज पर कुछ लिखने लगी। तभी एक महिला की सिसकती, रहस्यमयी आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नायरा। आवाज बंद होते ही बोर्ड के पहिए जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आ गया हो। उस औरत ने कागज पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगी। फिर अट्टहास के साथ बोली, तू जब तक मेरा काम नहीं करेगी तब तक तू ऐसे ही तड़पेगी। पेंसिल फिर जोर जोर से हिली और कागज पर कुछ लिखा। उस औरत ने कागज पढ़ा तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाकर बोली, किसी काम की नहीं है तू। मैं तेरा जन्मदिन मना रही हूं और तू बहाने बना रही है। उसने गुस्से में एक जोरदार अट्टहास किया और चिल्लाई, मेरा काम नहीं करोगी तो तुम सब मरोगी। एक बार फिर बोर्ड के पहिए कंपन करने लगे। पेंसिल हिली और कागज पर कुछ शब्द उतर आए। अब की बार उस महिला का गुस्सा, उसका पारा आसमान छू गया। उसने अहंकार भरी आवाज में कहा, मेरी बिल्ली, मुझसे ही मैं करती है। मेरा काम कर, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तड़पती रहेगी। बोल हाँ या ना, मैं तेरा और बोझ नहीं उठा सकती। मुझे मेरा काम चाहिए, बस।
किसने कहा था तुझे फांसी लगाने को? मैंने तो तुझे वापस आने को कहा था। तू जरा सा सब्र भी नहीं कर पाई। अब बहाने छोड़ और मेरा काम कर दे। मैं वादा करती हूँ, तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम सबको छोड़ दूंगी। अब की बार फिर से पेंसिल हिली और कागज पर कुछ शब्द बनते चले गए। शब्द थे, आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा संभव नहीं है। जैसा आप समझ रही हैं वैसा यहाँ नहीं है। आपकी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यह आपका भ्रम है। प्लीज आप हम सबको छोड़ दो। मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। मैं पल पल तड़प रही हूँ। उस औरत ने जब कागज पढ़ा तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। यह ऐसे नहीं मानेगी। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी सालों की मेहनत का यह नतीजा। मैं इसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उसने साथ बैठे आदमी को इशारा किया। वह उठा और प्लेटफॉर्म के पास रखे कांच के बॉक्स को उठा लाया। उसने उसमें से खुली आंखों वाली गुड़िया निकाली और सामने बैठी नायरा की ओर बेहद वहशी अंदाज में देखा। फिर एक दंत कुरेदी के आकार की लकड़ी को उस कपड़े की गुड़िया के बाएं हाथ में जोर से चुभा दिया। सामने बैठी नायरा फड़फड़ाने लगी। उसके बाएं हाथ से खून बहने लगा। वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, इसे भी भेज दूं तेरे पास? फिर दोनों मिलकर मेरा काम कर देना। उसके बोलते ही लकड़ी के बोर्ड के पहिए भड़भड़ा उठे। पेंसिल फिर चलने लगी। उस औरत ने कागज पढ़ा तो उसके मुंह से निकला, तू नहीं मानेगी, सबकी सब मरोगी। ये उसने फिर से उस लकड़ी को उठाया और गुड़िया के पैर में चुभो दिया। गुड़िया के पैर में चुभते ही नायरा के पैर से खून निकलने लगा। वह तड़पने लगी और कुर्सी से गिर पड़ी। उसे देखकर वह औरत जोर से हंसने लगी, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। अचानक लकड़ी का बोर्ड फिर से कंपन करने लगा। उसके पहिए जोर जोर से हिलने लगे। इस बार पेंसिल घूमी और टॉप की तरह सीधी हो गई। वह बोर्ड से निकलकर उस औरत पर रैकेट की तरह चली। औरत ने फुर्ती से खुद को साइड करके पेंसिल से बचा लिया। अब वह दिल के आकार का बोर्ड टेबल पर गोल गोल घूमने लगा और फिर उस औरत पर लपक पड़ा। इस बार वह फिर बाल बाल बच गई। अब वह बोर्ड अपने पहियों पर पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा। 3 दीवारों पर, कभी फर्श पर, कभी टेबल पर, सिर्फ शैतान की पेंटिंग वाली दीवार को छोड़कर। अचानक वह बोर्ड बेहोश पड़ी नायरा के पास आकर रुक गया। उसमें कंपन होने लगा। फिर फट की आवाज के साथ बोर्ड के चिथड़े चिथड़े हो गए। नायरा अचानक उठकर खड़ी हो गई और हवा की तरह कुर्सी पर आ बैठी। उसने सामने बैठी औरत की आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने मुझे अपनी बातों में फंसाया, मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, मेरी ऐसी हालत की कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। अब तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है? तुझे समझ नहीं आता कि जो काम तू चाह रही है वह कभी संभव नहीं। तू कब समझेगी पागल औरत? अब भी वक्त है, संभल जा। इस लड़की को छोड़ दे और मेरे शरीर को दफनाकर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दे। शायद तेरे गुनाहों की सजा कुछ कम हो जाए। अपना यह पागलपन छोड़ दे, मान जा। इतना सुनते ही वह औरत गुस्से से पागल हो उठी। वह जोर से चिल्लाई, मेरी गुलाम मुझे ही सिखा रही है? उसकी बात सुनते ही नायरा किसी जानवर की तरह हाथों पैरों पर चलने लगी। वह कमरे की तीनों दीवारों पर चक्कर काटने लगी। उसके बिखरे बाल और आंखों में आंसू अजीब सी कहानी कह रहे थे। वह मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी। फिर अचानक अपने हाथों के बल खड़ी हो गई और तेजी से उस औरत के पास आई। उसने एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारी। वह औरत तमतमा उठी और चिल्लाकर बोली, आज इसे भी तेरे पास भेज देती हूं। तेरे बर्थडे पर ही इसका डेथ डे मना जाएगा। यह कहकर उसने गुस्से में वहां रखी एक कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही वह उस लड़की को मारने को हुई, कमरा अचानक रोशनी से नहा गया। वह दोनों पति पत्नी आश्चर्य से चौंक गए। उन्हें सपने में भी नहीं पता था कि उनकी एक एक हरकत पर 15 आंखों की नजर थी। 6 पुलिस वाले, मैं और मेरा नाइट विजन कैमरा जो उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस के ग्रुप में मौजूद एक महिला कांस्टेबल ने तुरंत जाकर उस औरत के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपनी मालकिन पर हमला होते देख वह काली बिल्ली महिला कांस्टेबल पर लपकी, लेकिन अचानक हवा में ही गायब हो गई। हुआ यह कि उस लड़की के अंदर मौजूद नायरा की आत्मा ने बिल्ली को बीच में ही पकड़ लिया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। वह औरत और उसका पति अब पुलिस की कैद में था। वह औरत अभी भी छटपटा रही थी। सारा माजरा समझकर वह मेरी ओर देखकर गुस्से से चिल्लाई, तुझे तो उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। अब तू बच गया, लेकिन मैं तुझे देख लूंगी। मैंने उसे नाइट विजन कैमरा दिखाकर कहा, बोलो बोलो और बोलो चाची सासू माँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं अपने होने वाले ससुराल जाऊंगा और आप इनके साथ अपने ससुराल। तभी सबकी नजरें दूर खड़ी उस लड़की नायरा पर गईं। वह मेरी ओर देखकर बोली, हमारी मदद करने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आप आज ना आते तो यह लड़की जिसे आप नायरा समझ रहे हैं मेरी बहन लियाना है। इसके अंदर मैं नायरा आपसे बात कर रही हूँ। यह औरत मेरी बहन को भी अपने जाल में फंसाकर मेरी तरह भटकने को मजबूर कर देती। मैंने इस औरत को माँ से भी बढ़कर माना, लेकिन इसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया।
मैं इसके कहे पर चलती रही और इसके काले जादू का शिकार हो गई। इसके रोज के नए प्रयोगों का मेरे मुंह पर असर होने लगा। मेरी सामान्य जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे दिन रात आत्माएं दिखने लगीं जो मुझे परेशान करती थीं। फिर भी मैं सब सहती रही, क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। अगर मैं घर पर बताती तो यह मेरी माँ और बहन को मारने की धमकी देती थी। इसने वुडू के काले जादू से मेरी बहन लियाना और मेरी माँ की जान इन 3 गुड़ियों में डाल दी थी। जब भी मैं इसके खिलाफ जाने की कोशिश करती, यह मुझे डरा देती। मैं इस चालाक औरत के सामने बेबस थी। इसकी दरिंदगी की हद तब हुई जब इसने मेरे जन्मदिन का झांसा देकर मेरे ऊपर प्रयोग किए। मैं खुश थी कि शायद यह सुधर गई है और मेरा जन्मदिन मना रही है, लेकिन यह मेरी भूल थी। इसने मेरे जन्मदिन पर कई काली शक्तियों को न्योता दिया। माहौल ऐसा हो गया कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इस औरत ने खुद को और अपने पति को सुरक्षा घेरे में कैद करके बचा लिया। मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। मैं कब्रिस्तान के रास्ते भागी। वहां एक ताजा कब्र देखी जो इसकी पहले से की गई प्लानिंग थी। उस कब्र में इसने मेरे कटे बाल, नाखून और कपड़े रखे थे। मैं जान बचाकर उस होटल के कमरा नंबर 2-3 में पहुंची, जहां मैं नौकरी करती थी, और खुद को अंदर बंद कर लिया। लेकिन वहां भी उन दुष्ट आत्माओं ने मुझे नहीं छोड़ा। कमरे में अजीब सा माहौल बन गया। चारों ओर आत्माएं तैर रही थीं। उन्होंने मुझे घेर लिया। मेरा दम घुटने लगा। परेशान होकर मैंने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। मुझे उसी कब्र में दफना दिया गया। रात को इस औरत ने चोरी से मेरी लाश चुरा ली और उस पर रसायन का लेप करके ताबूत में रख दिया। जब मेरी बहन लियाना को इस बारे में पता चला तो वह यहाँ आई। इस चालाक औरत ने उसे झूठ बोला कि मैं जादू टोना करती थी, गलत चक्कर में पड़ गई थी और मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। एक दिन लियाना को इस कमरे के बारे में पता चला। उसने ताबूत में मेरी लाश देखी। इस औरत ने कहा कि मुझे सपने में नायरा ने बताया कि उसकी लाश कब्र से निकाल दो, वह वापस आएगी। लियाना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसने इसकी बात मानी। फिर एक दिन लियाना ने इस औरत को यहाँ जादू टोना करते देख लिया। उसने झगड़ा किया तो यह अपने असली रूप में आ गई और लियाना को अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद इसने लियाना पर भी काले जादू के प्रयोग शुरू कर दिए। लियाना किसी से संपर्क करने की कोशिश करती तो यह उसे और माँ को वुडू से मारने की धमकी देती। इसकी बिल्ली हमेशा लियाना के साथ रहती थी। इस शरीर में जिसमें मैं अभी हूं, वह लियाना का है। हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए सब उसे नायरा समझते थे। इस औरत ने कब्रिस्तान के पीछे अपना अड्डा इसलिए बनाया ताकि कोई दखल न दे। अगर कोई गलती से यहाँ आ जाता तो यह दोनों बूढ़े बुढ़िया का भेष बनाकर लोगों को डरा देते। मेरी और लियाना की एक जैसी शक्ल का फायदा उठाकर इसने लियाना को चुड़ैल घोषित कर दिया, ताकि लोग यहाँ आने से कतराएं और यह बिना रुकावट अपना काला जादू कर सके। यह औरत काले जादू से लोगों की उम्र चुराना चाहती थी। काला काम यह करती और बदनाम नायरा होती। आज मेरे जन्मदिन पर यह फिर से कोई बड़ा जादू करने की फिराक में थी। मेरा और लियाना का जन्मदिन एक ही तारीख को है, तो यह उसे भी मेरे पास भेजने के चक्कर में थी। मैंने उस लड़की से पूछा, एक बात समझ नहीं आई, जब आपकी बहन लियाना को चुड़ैल घोषित कर दिया था, जबकि वह चुड़ैल नहीं थी, तो वह बस में किसी और को क्यों नहीं दिखी, सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दी? उसने मेरी ओर देखकर कहा, इस औरत ने मेरी बहन के साथ हमेशा एक काली बिल्ली छोड़ रखी थी जो उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। उस दिन लियाना माँ से मिलकर वापस आ रही थी। वह बिल्ली जरूरत पड़ने पर भ्रम पैदा कर देती थी, जिससे वहां मौजूद लोगों की याददाश्त गायब हो जाती थी। लेकिन तुम्हारे साफ दिल और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से उसका जादू तुम पर काम नहीं किया, इसलिए मेरी बहन सिर्फ तुम्हें दिखी। जब तुमने शुद्ध हृदय और सच्चे प्रेम से उसकी ओर देखा तो उसके मन में तुमसे एक उम्मीद जगी, इसलिए उसने तुम्हें मुस्कुरा कर देखा। लेकिन उसकी आंखों में उदासी इसलिए थी कि कहीं उस बिल्ली को इसकी भनक न लग जाए। उसने जानबूझकर वह रूमाल छोड़ा ताकि शायद तुम्हारी नजर उस पर पड़े। उस वक्त तुमने रूमाल नहीं देखा, लेकिन जब तुम सीट से उठे तो किस्मत से तुम्हारा पर्स वहां गिर गया। इस हरकत का पता इस औरत को चल गया। उसने लियाना को मजबूर किया कि वह अपना रूमाल ले आए, क्योंकि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उस रात मेरी बहन ही तुम्हारे रूम में आई थी। उसने रूमाल लिया और जानबूझकर कोयले छोड़ दिए ताकि तुम उसे चुड़ैल समझो और उससे दूर हो जाओ। जब भी तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, उसने तुम्हें डराया और दूर रहने को कहा। वह तुम्हारी मदद चाहती थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि उसकी जान बचाने की वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इस औरत की नजर हमेशा उस पर थी। अगर वह तुमसे सीधे कुछ कहती तो यह तुम्हें भी मार देती। उस रात जो सपना तुमने होटल के कमरे में देखा, वह मैंने यानी नायरा की आत्मा ने दिखाया था।
मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं था। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। अगर तुम सचमुच मेरी बहन से प्यार करते तो उसका सच जानने की कोशिश जरूर करते। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह उस सपने के बाद होटल छोड़कर भाग गया होता, लेकिन तुम्हारा दिल और प्यार दोनों सच्चा था, इसलिए तुम उसकी तलाश में इस कमरे तक आ गए। उस दिन ये दोनों पति पत्नी इसी कमरे में थे। उन्हें दिखाने के लिए ही लियाना ने चुड़ैल बनने का नाटक किया, ताकि वे तुम्हारे साथ कुछ बुरा न करें। उसने दिखावे के लिए तुम्हारी छाती पर हाथ मारा और रिस्क लेकर वह पत्र तुम्हारी जेब में रख दिया। उसने इन दोनों को बताया कि तुम नायरा के फ्रेंड हो और गलती से यहाँ आ गए, इसलिए तुम्हें जाने दो। इसीलिए उसने उनके सामने तुमसे कहा कि फ्रेंड होने के नाते तुम्हें छोड़ रही है। उसकी कहानी सुनकर सब अवाक रह गए। फिर उसने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मेरे पास आई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। प्लीज मेरी बहन और माँ का ख्याल रखना। मेरे जाने का वक्त आ गया है। यह कहकर वह 2 कदम पीछे हटी। अचानक उस लड़की में से तेज प्रकाश निकला। एक प्रकाश पुंज बाहर की ओर गया और आसमान में विलुप्त हो गया। लियाना बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत उसे संभाला। पुलिस उस औरत और उसके पति को अपने साथ ले गई। अगले दिन कब्रिस्तान में मैं, मेरी माँ, लियाना और लियाना की माँ खड़े थे। नायरा की लाश को दफना दिया गया था। उसकी कब्र पर सब बारी बारी फूल चढ़ा रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई साया मुझे छू कर गया। मैंने देखा तो आसमान में एक साया मुस्कुराकर मुझे शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर वह आसमान में गायब हो गया। मैंने भी मुस्कुराकर अलविदा कहा। कब्रिस्तान के बाहर आकर मैंने माँ को लियाना से मिलवाया और कहा, तू पूछ रही थी ना कि मैं जिसकी वजह से उदास था, वह चुड़ैल कौन थी? यही है वह चुड़ैल। मेरा मतलब, यही है वह लड़की। माँ ने मेरा कान पकड़कर उमेट दिया। लियाना शर्मा गई और झूठे गुस्से में मुझे आंखें दिखाने लगी। मैंने कहा, देख लो माँ, अभी शादी नहीं हुई और अभी से हक जताने लगी। तो मेरी बात सुनकर सब हंसने लगे। लियाना ने शर्म से मुंह छुपा लिया। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पूरी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें कई सारे मोड़ थे। सस्पेंस, हॉरर और कॉमेडी से भरी यह कहानी थी। अगर आपने इसे अंत तक पढ़ा या सुना तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। बहुत कम लोग आखिर तक कहानी पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं। मैं तहे दिल से, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है आप इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अगली स्टोरी का इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।